अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नासिर राजा और आपके लिए एक बहुत अच्छा प्रोग्राम लेके आया हूं। नाज़रीन, आज से कई दहाइयाँ पीछे अगर चले जाएं तो हम माजी के एक आर्टिस्ट थे, एक गुलकार थे, एक अलाप नवाज़ थे, जनाब साईं अख्तर साहब, जो इस दुनिया में अब नहीं हैं। वो बहुत खूबसूरत और बहुत दर्द भरी आवाज़ में अलाप दिया करते थे। एक गाना था, दिल देता है रो रो दुहाई, और उस दुहाई में उन्होंने अलाप के ज़रिए दुहाई दी है पीछे। और उन्होंने एक मरतबा, वैसे तो कई मरतबा उन्होंने गाने भी गाए, एक उन्होंने चिड़िया का चंबा भी गाया, और उसमें इतना दर्द से गाया कि लोगों की आंखों में आंसू थे। ज़ाहिर है वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके एक खून का रिश्ता रखने वाले एक बेटे यानी कि नवासे जनाब जीवे लाल साहब आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, और ढोलक नवाज़ हैं। बहुत खूबसूरत ढोलक बजाते हैं, और ना सिर्फ बजाते हैं बल्कि कई नामवर गुलकारों के साथ इन्होंने संगत में ढोलक बजाई है। जीवे लाल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, आपने वक्त निकाला। आज हम ये जानना चाहते हैं कि ये ढोलक का जो साज़ है, इसमें इतना रिदम क्यों होता है, इसमें इतना थिरक क्यों होता है कि लोगों को ये हिला के रख देता है? सब कुछ इस तरह है कि जिस तरह पहावज है और मदरंग है, जैसे हिंदुइज्म में ये मंदिरों में बजाया जाता है, और पहावज जो है वो क्लासिकल साज था। सही। फिर थोड़ा सा पीछे जाएं तो लेडीज इसको बहुत यूज़ करती थी शादी ब्याहों पे, यानी कि एक रिदम में लाखों गाने उन्होंने एक ही रिदम पे उसी गाने गा देने, वो एक सर्कल बन जाता है, एक रिदम का पैटर्न बन जाता है। सही। फिर बड़े जो बुजुर्ग बताते थे कि पहले ये मिट्टी की ढोलकी होती थी, मिट्टी की। यानी ये जो लकड़ी का खौल है ये मिट्टी का होता था। ये मिट्टी का होता था, ठीक है। ये बाद में लकड़ी का है। ओके। मिट्टी का होता था। फिर आप ये देखें कि वो लोग कितना संगीत से, म्यूजिक से प्यार करते, कितना एहतियात करते थे का। फिर इसी तरह आस्ता आस्ता जैसे जैसे वक्त चेंज होता गया, फिर वो साज भी चेंज होते गए। तो इसीलिए इसका क्या कहते हैं, अकड़पन आपने देखा होगा मैडम जी के गानों में। इकबाल साहब, अल्लाह उनका जन्नत में घर हो जी, कोई भी मैडम जी का गाना उठा लें या कोई भी लता जी का गाना उठा लें, उसमें आपको सबसे पहले ढोलक वो उसको खूबसूरती में इजाफा करता है गाने की। जी बिल्कुल जी। और एक सैंपल में थोड़ा सा हाँ जी, जी। जैसे पुराने ओल्ड गाने थे, जी जी, वो किस तरह रिदम था उनका, इजाजत है? जी जी। जी धीरे चलना, अरे जरा संभलना। वाह वाह, बहुत बहुत अच्छी बात। लेकिन नूरजहां के जो पंजाबी गाने थे उसमें तो ढोलक बड़ी लाउड होती थी और बड़ी लाउडनेस के साथ बजती थी, और वो भी उस गाने की जो आप कह रहे हैं कि शान और शौकत है उसमें डबल इजाफा करते थे। तो ऐसा नूरजहां का कौन सा गाना था जिसमें बहुत तेज़ ढोलक थी? बहुत उनके गाने हैं, जैसे कि झांझर दी पावा छन। हाँ, झांझर जी। सोनेरी तो वितरी। हाँ, जरा इनके साथ साथ थोड़ा सा बजा के भी देखे ना, झांझर दी पावा छनका। वाह, अच्छा ये अपना जीवे लाल साहब उस साइड पे और इस साइड पे, यानी आप जब उसको हाथ, उसको उंगलियां या हाथ या इसकी ये आप बजाते हैं तो आवाज़ मुख्तलिफ हो जाती है। वो आपको पता होता है कि किस जगह आवाज़ उसका रिदम। साहब ये कुदरत के काम है, खाल के साथ खाल अटैच हो रही है। हाँ। तो सुर बनता है। हाँ, वाह। दोनों खालें मिक्स होती हैं, एक इंसान की है
और एक जानवर की। अब बात वही आप कि इसका टोन नहीं है। हाँ, लेकिन आपने जब बनाना है इसका टोन बनाना और इसका टोन बनता है ये पोटे पोरों से ये छोटे छोटे पोटे जी। हाँ टोन में फर्क पड़ता है। ठीक है। और इस साइड पे और इस साइड पे ये बेस है, हाँ, कहते हैं हम ठीक अपनी है। बात। इसको ये एक उंगली पीछे रख के 2 उंगली इसका ये बेस बनाता है, इसको ये कंट्रोल करता है। सही। अब ये देखें ये बेस है और ये किनार है, ये इसकी टाटा आवाज है और इसकी तरह बेस में आवाज है। सही। तो बनाने वाले इसमें थोड़ा सा ये भी होता है लकड़ी का इंतखाब, इसके जो फेस है, इसके चेहरे के जो किनारे हैं उसमें भी थोड़ा सा फर्क होता है कि ये कहाँ से बोलेगा। फिर ये लकड़ी को खास होती है या कोई भी लकड़ी से? जी नहीं खास लकड़ियों में से काली टाली होती है, सही, और आम की लकड़ी भी होती है, अखरोट की भी होती है, बहुत मजबूत होती है और तो शीशम की भी होती है जी। और ये एक ही पीस होता है, उसको फिर बनाते हैं अंदर से। जी बिल्कुल। इसका जिस तरह साइज है, ये इसका जो फेस है ये 8 है और बेस का जो है वो 12 है। सही। इसका जो पक्का स्टैंडर्ड साइज जो है, जो इंटरनेशनल साइज है जिसमें सारे फिल्मी गाने बने, वो ये इसका सही बेसिक। अच्छा, ये जो इसके साथ ये आपने ये लोहे के जो लगाए हुए हैं रिंग से, ये उसको कंट्रोल करने में होती है, ये किस लिए होते हैं? ये पकड़ होती है, पकड़ होती है उसकी, ठीक है, बेस की, बेस की, ठीक है। फिर इसको हम एक एक घर जो है ना ट्यून करते हैं। सही। कि कहीं एक घर नीचे ना हो, एक घर ऊपर ना हो, सही, इसको बैलेंस करते हैं, बैलेंस करते हैं, ठीक है। फिर इसको ट्यूनिंग के लिए होता है सुर कौन सा है, चौथा सफेद है, पांचवा सफेद है, दूसरा काला है, तीसरा काला है, चौथा काला, पंजवा काला है। ओके। अच्छा जीवीलाल साहब, हमने देखा है कि जो तबला नवाज होते हैं जी जी जी, वो एक तो 2 तबले होते हैं, फिर वो उसका पाउडर इस्तेमाल करते हैं। जी, जी। ढोलक वाले ने कभी नहीं किया, इसकी क्या वजह है? जी थोड़ा सा जिसके हाथ में जरा पसीना आ जाता ना वो अच्छा, यूज़ पसीने को, करता है। जी। ठीक है। अच्छा, पसीने, क्योंकि वो इसलिए लगाते कि सुर में फर्क ना आए, सही, पानी और पसीना होता है, स्लिप ना हो जी स्लिप, वो उसके ठीक। ऊपर जरा थोड़ा सा खुश्क रहता है, ठीक है, ठीक तो उसका जो टोन है है। वो खूबसूरत करके आ जाता है। अच्छा, इसमें ये कितने अरसे में एक बंदा ढोलक नवाज बन जाता है, सीख जाता है, सही मास्टर बन जाता है? देखें, मैं तो भी सीख ही रहा हूँ क्योंकि ये अपने अंदर की बात होती है। हाँ सही है, वो बात तो सही है, वो लेकिन आए, वैसे अदब से आए, प्यार से ले जाए, चाहे वो 1 महीने में ले जाए, ना ले तो 50 साल में ना ले, लेकिन कम से कम 4-5 साल लग जाते हैं, लग जाते हैं। सही, अगर नियत से करें। सही। अच्छा जीवीलाल साहब, ये बताएं कि इसमें ज़ाहिर है बहुत आपके मसल्स चाहिए होते हैं, आपके कंधे चाहिए होते हैं, आपके पेट का वो होता है, उंगलियां चाहिए होती हैं। जी जी। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ड्यूरेशन के लिए आपने बजाया? घंटा, 2 घंटा, 10 घंटे, कितना बजाया? अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह राय साहब आपको पता, लोक विरसा में या पीएनसी में रेडियो का तो एक लिमिटेड होता है ना, रिकॉर्डेड होता है, वो टाइमिंग होता है 5 मिनट का, 4 मिनट। जैसे कि ओपन प्रोग्राम में लोक विरसा में या पीएनसी कम से कम 25-25, 30-30 आर्टिस्ट होते हैं जी, उन सब के साथ 3 घंटे, 4-4 घंटे सबके साथ, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मतलब तो इसके लिए कोई खास एक्सरसाइज अपनी उंगलियों की या बाजुओं की भी करते हैं, या प्रैक्टिस से ही हो जाता है? जी, ये प्रैक्टिस भी है। अच्छा। और थोड़ा अपने सेहत का भी ख्याल रखना पड़ता है, सही, जिसमें थोड़ी सी खुराक का भी दखलअंदाज़ है सही, कि उसमें देसी घी वगैरह, दूध वगैरह, ये चीज़ें, सही है। वॉक, फिर थोड़ी सी एक्सरसाइज। ठीक, मतलब ये सारा कुछ करते हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद ये, क्योंकि ये जोर का काम है, बिल्कुल, भट्टे कायम में तो हर चीज़ है, सही। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा जोर ले। ओके। अच्छा जीवीलाल साहब, शुरू में आपने कहा था कि ये औरतें शुरू में बजाती थी और अब भी बजाती हैं, अब बहुत कम हो गया है ज़रा, तो जब वो भी सारी रात लगी, एक खातून होती है जिसका काम सिर्फ चम्मच लेके या अंगूठी से टक टक मारना, वो भी रिदम कायम रखती है। वो फैक्ट है। अच्छा, फैक्ट है। मैं सिंपल, अब हमें चल रहा है, अब मैंने एक टाइम में 3 काम करने हैं, सही, ये 2 हाँ, और तीसरा छल्ला, सही, रिदम भी कायम रहे और छल्ले की भी बात है। सही। अब वो लेडीज की जी, बात है। हाँ, ये उसमें ये है कि जो तमाम लेडीज बैठी होती हैं जी,
उनमें कोई रिदम से आउट भी हो जाए ना, तो थोड़ा सा वो चम्मच को भी देख के अपने आप मिला लेते हैं वो सर। लेकिन अक्सर आपको पता है हाँ, इसमें कहाँ से उन्होंने एक ही सारा टोन रखनी होती है, यानी एक ही रिदम पे लाखों गाने उन्होंने गजल भी उसी में गा देनी है। ठीक कहते हैं। अच्छा, ये जो ढोलक है ये अमीर खुसरो साहब ने, ये भी उनकी इजाज़त है? अल्हम्दुलिल्लाह, हजरत अमीर खुसरो साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने बहुत राग अजाद की, उन्होंने काफ़ी इंस्ट्रूमेंटल अजाद की जिसमें सितार भी है और भी बड़ी चीज़ें हैं। बिल्कुल। फिर उनका ध्यान जो है उस टाइम वो बहावज और मदरंग और ढोलक, ये चीज़ें उन्होंने जब देखा कि यार ये एक ही में दो बज रहे हैं, तो इसका दो करके तबला बनाया, इसका हिस्सा बनाया। फिर उसके बाद उन्होंने इसको काट के फिर तबला बनाया, फिर उसमें अपने बोल वगैरह जो भी है वो डाले, तो वो माशाल्लाह तबला बन गया जी, ढोलक को काट गया। फिर ये चलते चलते जैसे जैसे वक्त दौर गुजरता गया, फिर इंडस्ट्री की तरफ आ गए। सही। इंडस्ट्री तो बाद में है, पहले मेले ठेले थिएटर वगैरह जी, यानी एक ही बंदा आलम लुहार साहब, सही, मेरे नाना जी नासन भट्टी साहब, यानी वो लोग कितने पावरफुल हो गए कि कोई माइक भी नहीं है, सही, तो सारी रात है कि ढोलक वाला बैठा हुआ है और गा भी रहे हैं और खड़े होके, हाँ सही, और रिदम भी माशाल्लाह खैरवा टॉप पे चला हुआ है। सही। अच्छा, आपने जैसे अभी थोड़ी देर पहले इकबाल साहब का नाम लिया जो नूरजहां के साथ संगत देते थे और बड़ा नाम था वो ढोलक का, क्या उस्ताद, क्या बात है। लेकिन देखें ना, आपको नाम पता है या एक आध बंदे को और, यानी ये जो साजिंदे होते हैं ये वो नाम बना नहीं सकते बिल्कुल जब तक कि वो गाएं ना साथ। जैसे आपके जो नाना थे साईं अख्तर साहब, उन्होंने अलाप दिया यानी गले का भी इस्तेमाल किया, तो आपका कभी दिल नहीं चाहा कि यार इसमें तो ढोलक तो मैं बजाता हूँ, मुझे मज़ा भी आता है और इसका रिदम गाने में सुनाई दिया जाता है, लेकिन मैं साथ गाऊँ भी और ये कोई मज़े का काम नहीं है, क्या समझते हैं आप? नहीं ये बात नहीं है, खून में थोड़ी चीज़ तो है, वो तो आती है, लेकिन ये एक ड्यूटी की तरह हिस्से बांट दी गई। जैसे मेरे नाना जी थे, उसके बाद मेरे मामू जी है साईं खावर साहब। साईं खावर साहब भी गाते थे ना? जी, वो गाते हैं माशाल्लाह, गाते अभी। अच्छा, अच्छा, तो ये उनके हिस्से में चीज़ आई है। मेरा रिदम है। मेरे एक मामू थे, आप जानते हो, शनावर साहब रेडियो में टीवी में होते थे, तबला में जाते थे जी। तो इसी तरह ये डिवाइड हुआ, हर बंदे के अपने हिस्से का काम किया जी। सही। मुझे इसका बेसिकल तो मैं ड्रमर था, ड्रम प्ले करता था, सही, लेकिन जब मैंने इसको सुना, ये इकबाल साहब जी के गाने, मैंने यार ये क्या चीज़ है, ये तो बड़ी लुत्फ वाली चीज़ है, अंदर ही समाई जा रही है, क्या है। फिर मैं चोरी उनको स्टूडियो में जाके शान गाना होता था मैडम जी का, कभी मुजाहिद अतरे साहब, कभी सफदर हुसैन साहब, इस तरह के मास्टर अब्दुल्ला साहब, जिनके मैं गाने होते तो दोस्त मुझे बताता, मैं जाकर सुनता था, क्या खूबसूरत हुआ। अच्छा, कौन सा ऐसा गाने में जहाँ पे ढोलक इस्तेमाल हुआ है आपको बहुत ज़्यादा उसने मज़ा दिया हो, लुत्फ़ दिया हो, फैसिनेट किया हो, वो कोई हमें एक वो सुनाए हमें कि जिस गाने ने आपको बड़ा फैसिनेट किया और फिर आपने बजाया हो उसकी तरह? एक गाना है मुनीर हुसैन साहब का, पंछी थे परदेसी। जी जी। अब ये इकबाल साहब जी ने बजाया, ये जफर साहब ने बजाया, इकबाल साहब के वालिद साहब, ठीक है, प्यार से उनको बाजी कहते हैं। अच्छा, ये गाना मैंने जब सुना ना, तो पड़ोसी मुल्क का एक गाना था, दिल का खिलौना हाय टूट गया, दिल का खिलौना जी। ये दो मैंने उधर वो स्पीड सुनी और उधर मैंने मिठास सुनी कि है तो एक ही, सही, ढोलक ही बज रही है। जिस तरह कि मैं थोड़ा सा आपको, हाँ जी, पंछी थे परदेसी, ये तो हो गया पंछी थे परदेसी जी। अब वो दिल का खिलौना हाय टूट गया,
अब एक प्रोड्यूसर या एक जो म्यूजिशियन होता है या मास्टर होता है आपका, जो म्यूज़िक डायरेक्टर होता है, वो आपको कहता है कि एक हीरोइन है या हीरो है या कोई भी आर्टिस्ट है, वो समंदर पे जा रहा है, तो उस पर जो कश्ती की जो मूवमेंट है ना, उसका आपने रिदम देना है, उसकी लहरों का रिदम देना है, तो वो आपको कुछ खुद सिखाएगा या आप खुद से बजा लेंगे? नहीं, वो गाने की जो थीम है, जो उन्होंने रिदम नहीं, उसमें गाना नहीं है, उसमें सिर्फ उसने एक बैकग्राउंडर देना है, म्यूजिक देना है उसने। बिल्कुल ठीक। उसने कहा या दादरा है या खैरव है, जो भी रिदम है, उन्होंने एक चीज, यानी अभी आपने कश्ती का जिक्र जी जी, कि जैसे उसमें लहरें भी हैं, लहरें भी हैं और चप्पू भी चल रहा है और वो कश्ती मूव भी कर रही है। ठीक है जी। अब इसमें डिफरेंट चीजें हैं, जिस तरह मैं छोटा सा आपको कश्ती का, चप्पू भी है और लहरें भी। फिर आगे इस तरह की इसकी वेरिएशन है, जितनी उनकी डिमांड है। ठीक है, कि भाई यहाँ तक ये चीज़ हो, यहाँ तक ये चीज़, वो आपको साथ साथ गाइड करते हैं। अच्छा, आप म्यूज़िक डायरेक्टर जब अपने सारे साजिंदे बिठाता है, वो आपको गाने के बोल सुनाता है या आपको कहता है कि भाई तुमने यहाँ से शुरू करना है? कई साज होते हैं जो बजा के फिर बीच में चुप हो, उसने खामोशी इख्तियार कर लेनी है, तो उसको सारा वो भी याद होना है कि कहाँ मैंने खामोश है, कहाँ मैंने फिर शुरू होना है, कहाँ इस चीज़ को उठाना है। तो वो कैसे आपको बताते थे, कैसे समझाते थे, या आप कैसे याद रखते थे? जैसे ऑर्केस्ट्रा बैठा तो म्यूजिक डायरेक्टर साहब जो उन्होंने बाजे पे हाथ रखा, तो उन्होंने वही बात, दादरा है ये कैरवा है। कैरवा, जी ठीक है। जैसे उन्होंने मुझे कहा या बेटा ये जरा कैरवा लगाना, ये नहीं चलंतर, ये बिठावा कैरवा है। अब उन्होंने चलंतर मुझसे कहा चलंतर, और मैंने उसको चेंज कर दिया। जी ठीक है। अब इसमें वो स्थाई पहला मुखड़ा जो है वो याद कर रहे, करा रहे, वे सच्चाई आई। हाँ ठीक है, अब ये सबको पता चल गया भी ये रिदम है। अब उसमें जो भी साज है, वायलिन है, कीबोर्ड है, गिटार है, मेडोलिन है, जो जो पीसीज उनको बांट दिए गए, लो भी आपने ये बजाना है और यहाँ बजाना है, इसी जगह। तो इस तरह ये कंपोजिशन तैयार होती है। सही। जाहिर है ये एक ऐसा, मतलब कोई भी फ़न जो होता है वो उसमें डूबे बगैर आप नहीं सीख सकते, उस्ताद के बगैर नहीं सीख सकते, मेहनत और दिल के बगैर नहीं सीख सकते। आपसे हमने थोड़ी सी गुफ्तगू की, थोड़ी सी बातें की, थोड़ा सा इसके बारे में जानने की कोशिश की और अपने नाज़रीन को बताने की कोशिश की कि ये ढोलक क्या चीज़ होती है, और ख़ास तौर पे अपने ख़वातीन का जो बताया कि वो एक ही रिदम में सारे गाने और सारे गज़लें गा जाती हैं। तो इस तरह आपसे और बहुत ज़्यादा हमारा दिल चाहता है कि गुफ्तगू करते रहें और आप हमें बताते रहें, लेकिन हम चाहते हैं कि ये थोड़ी सी तशनगी रह जाए और मुख्तसर इस दौरानिए में लोग सुने। अब मैं ये चाहता हूँ कि हम इस पे आपका ये अपना आज का प्रोग्राम और आज का इंटरव्यू ये ख़त्म करेंगे। हमें एक ऐसी धुन सुनाएं आप, जिसमें सारे लोग या हम बैठे हुए थिरक उठें कि यार इससे अच्छी अब ढोलक हो ही नहीं सकती। तो ये जीवी लाल साहब आप पे है, और इसके साथ ही आपका फिर शुक्रिया करेंगे। बहुत शुक्रिया। तो वेरिएशन जी जी।